नमस्कार, मैं रवीश कुमार। गोदी मीडिया और हाफ गोदी मीडिया को समझने का एक तरीका बताना चाहता हूं। आप देखें या ना देखें, गोदी मीडिया ऐसी हरकतें कर ही देता है कि उसकी करतूत आपके पास और दुनिया भर में पहुंच जाती है। हाफ गोदी मीडिया की करतूत को बहुत ध्यान से देखकर भी कई लोग पकड़ नहीं पाते हैं। हाफ गोदी मीडिया अपना काम शालीन भाषा और विद्वता की आड़ में करता है। वो आपको मूल सवालों से भटकाकर दूसरे सवालों की गली में ले जाता है। मेरी इस बात को आप YouTube में कम से कम 4 बार सुनिए, तभी आप हाफ गोदी मीडिया के कार्यक्रमों और वीडियो को समझ पाएंगे कि किस तरह मूल सवाल से ध्यान हटाकर रणनीतिक साझेदारी, स्ट्रेटेजिक डिटेल्स और समझौतों का ब्यौरा दिया जाने लगता है। खाड़ी के देशों में कितने भारतीय काम करते हैं, वहां से कितना पैसा भारत आता है, ये सब बताते बताते आपको वहां ले जाया जाता है जहां लगता है कि प्रधानमंत्री के किसी विदेश दौरे को लेकर शानदार विवरण पेश किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि उससे आपको जानकारी नहीं मिलती है, मगर उसकी आड़ में आपको वह मुद्दे से हटा ले जाता है। इस तरह से गोदी मीडिया की तुलना में हाफ गोदी मीडिया सरकार की कहीं ज्यादा बेहतर खिदमत कर देता है। एक और उदाहरण से समझिए। चांदनी चौक देखने आए लोगों को बबलू गाइड दिन भर पराठे वाली गली में उलझाए रहता है ताकि आपकी नजर चांदनी चौक की अव्यवस्था पर ना जाए। आपको लगेगा कि चांदनी चौक में अगर सबसे महत्वपूर्ण है तो पराठे वाली गली है। बड़े बड़े बबलू पत्रकारों की तरह बबलू गाइड बेहतरीन अंग्रेजी में चालू हो जाता है। लेट मी मेक थिंग्स क्लियर फॉर यू हाउ इंडिया इज डूइंग इन दिस गली इन कंपैरिजन विथ इट्स नेबर्स एंड एशियाज बिग बॉयज। फॉर द मोमेंट फॉरगेट अबाउट चांदनी की गली, लेट्स फोकस ऑन पराठे वाली गली। इस तरह पत्रकार अंग्रेजी में पराठे वाली गली की स्ट्रेटेजिक व्याख्या करने लग जाते हैं। आपका ध्यान मूल सवाल से भटक जाता है। इस समय मूल प्रश्न है हेट स्पीच और भारत में उसकी राजनीतिक मान्यता का। क्या सरकार की तरफ से अनेक मौकों पर हेट स्पीच को मान्यता नहीं दी गई? ठीक है कि इस समय सारा फोकस गोदी मीडिया के डिबेट में आने वाले प्रवक्ताओं पर है, लेकिन बहुत से नफरती भाषण ऐसे हैं जो डिबेट के बाहर दिए गए हैं। सांसदों ने दिए हैं, मंत्रियों ने दिए हैं और समर्थकों ने दिए हैं। यह सवाल थोड़ा टफ है, इसलिए हाफ गोदी मीडिया के पत्रकार विश्लेषण के नाम पर स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिकल वाली गली में आपको दिल्ली दिखा रहे हैं। जनवरी 2020 में छपी कुछ हेडलाइन आपके सामने हाजिर है। द प्रिंट की हेडलाइन, डेज बिफोर बजट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर चांट्स देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश डैश। इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन है, मिनिस्टर अनुराग ठाकुर चांट्स देश के गद्दारों को पोल रैली क्राउड कंप्लीट्स गोली मारो डैश डैश डैश। हिंदी में मतलब हुआ, मंत्री अनुराग ठाकुर ने देश के गद्दारों के नारे लगाए तो भीड़ ने उसे गोली मारो डैश डैश के नारे से पूरा कर दिया। दैनिक भास्कर की हेडलाइन देखिए, रैली इलेक्शन देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश को नारे पर मुश्किल में अनुराग ठाकुर। इसी ने मांगी रिपोर्ट। क्या यह हेट स्पीच है या नहीं है, यही तय करने का अभी समय है। क्या इस तरह के नारों के खिलाफ प्रधानमंत्री ने कभी कुछ बोला है? यह पता करने का समय है। यह जानने का समय है कि इस नारे के बाद भी अनुराग ठाकुर राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बनते हैं, सूचना प्रसारण मंत्री। अनुराग ठाकुर का यही जवाब है कि उन्होंने केवल देश के गद्दारों के नारे लगाए, गोली मारने के नहीं। यह व्याख्या शानदार लगती है। जब आप नारे लगाने के लिए बोलते हैं तो पता होता है कि जनता उधर से क्या बोलने वाली है। क्या यह सफाई काफी है? गद्दारों को गोली मारो, देश के गद्दारों को तक आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। आपने भी कहा था, यानी कि वो चिंगारी जब जली उसमें कहीं ना कहीं सबसे पहले आपने शुरुआत की। क्या कहा मैंने? गोली मारो वाली आपने कहा नहीं, गोली मारो। ये आप लोग बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। हेट स्पीच का दायरा बहुत बड़ा है। हेट स्पीच ही अब मेन स्ट्रीम है, आज की राजनीति की मुख्य धारा की भाषा। इसके समर्थन में अनगिनत चुनावी भाषण आपको दिखा सकता हूं। इन्हें फ्रिंज कहना गलत है। यही नहीं, राजनीतिक रूप से भी वैचारिक और धार्मिक खेमे के लोग अलग अलग मंचों से एक ही थीम पर नफरती भाषण देते रहे हैं, जिसे मैं एंटी मुस्लिम नेशनल सिलेबस कहता रहा हूं।
हैसियत के हिसाब से इन वक्ताओं में फर्क करने का कोई मतलब नहीं रह गया है। हेट स्पीच का एक राजनीतिक समाज बन चुका है जिसमें रिटायर्ड अंकिल, हाउसिंग सोसाइटियों के सदस्यों से लेकर स्कूल कॉलेजों के पूर्व छात्रों का समूह भी शामिल है। हेट स्पीच के दायरे में गोदी मीडिया के चैनलों के स्क्रीन पर लिखे जाने वाले इस तरह की हेडलाइनें भी आती हैं। डिबेट के भड़काऊ सवाल भी आते हैं। ऐसे डिबेट में केवल बीजेपी के प्रवक्ता नहीं आते, उनके साथ संघ विचारक आते हैं, कई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आते हैं, धर्मगुरु आते हैं, किसी मठ के महंत को बुलाया जाता है, मौलाना तो होते ही है, इस्लामिक विद्वान भी लाए जाते हैं, विपक्षी दलों के प्रवक्ता तो कुर्सी लगाकर चिपके रहते हैं। ये सब मिलकर हेट डिबेट को मान्यता देते हैं और नफरती बातों को उकसाने का अवसर उपलब्ध कराते हैं, जहां केवल नफरती बातों का ही शोर सुनाई देता है। अब ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार कभी सख्त कार्रवाई नहीं करती, या करती है तो वह खानापूर्ति ज्यादा लगती है। इनके खिलाफ कार्रवाई का मतलब है अपने राजनीतिक और धार्मिक अभियानों को बंद कर देना। यह काम नहीं होगा, वरना राजनीति की दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए इस समय यह सवाल उठते रहना चाहिए कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के भाषणों के कुछ अंश नफरती भाषण के दायरे में आएंगे या नहीं। उन्हें कब तक चुप रहना चाहिए। याद रहे, हेट स्पीच साफ साफ बोली जाती है तो इशारों में भी बोली जाती है। दोनों ही शैली में एक ही समुदाय को टारगेट किया जाता है। आप कैसे भी किसी समुदाय को टारगेट करें, वो हेट स्पीच ही है। बीजेपी के नुपुर और नवीन नामक दो प्रवक्ताओं के बयान से भारत शर्मिंदा हो रहा है, तो इस तरह के बयान का मैदान इन दोनों प्रवक्ताओं ने अकेले तैयार नहीं किए हैं। क्या कपड़े से पहचानने वाले बयान को हेट स्पीच नहीं माना जाएगा? क्या नफरती भाषणों को सभी ने हर स्तर पर मान्यता नहीं दी, शह नहीं दिया? मौका मिला तो खुद नहीं बोला? तो आज ऐसी खबरों के छपने का क्या मतलब है कि सीनियर लीडर चिंतित हैं कि इससे पार्टी को नुकसान हो रहा है, पहले क्या फायदा हो रहा था? और ऐसी बातें सूत्रों के हवाले से क्यों कही जा रही हैं कि प्रवक्ताओं को ध्यान रखना है, नफरती बातें नहीं करनी। जो आग लगा रहे हैं, टीवी पे उनके जो दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन है, वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। मित्रों, बटन दबाओ तब इतने गुस्से के साथ दबाना कि बटन यहाँ बाबतपुर में दबे, करंट शाहीन बाग के अंदर लगे। भाइयों बहनों, गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। अगर होली पे बिजली मिलती है तो ईद पर भी बिजली मिलनी चाहिए। आपका निजाम का मतलब शासन होता है। निजाम का मतलब क्या था? जरा उत्तर प्रदेश की जनता को सच सच बताइए। उनके निजाम का मतलब है एन से नसीमुद्दीन, आई से इमरान मसूद, जेड से आजम खान और एम से मुख्तार अंसारी। भाई आप मुझे बताओ, आपको नसीमुद्दीन, इमरान, आजम और मुख्तार वाला निजाम चाहिए क्या? चाहिए क्या? खाड़ी के देशों में कितने भारतीय काम करते हैं, वहां से कितना पैसा आता है, सच पूछिए तो इन सब पर असर नहीं पड़ने वाला है। ऐसी नौबत नहीं आएगी, ना इसके आगे भारत के संबंध बिगड़ेंगे। आज सवाल है कि जिन बयानों से भारत को शर्मिंदा होना पड़ा, उसकी नौबत क्यों आई? कब से ये बयान चले आ रहे हैं? क्या उसके दोषी केवल दो प्रवक्ता हैं? क्या बाकी नेताओं के बयानों में इससे कुछ कम अति और अत्याचार नजर आया है? ये लोग आपके घरों में घुसेंगे, आपकी बहन बेटियों को उठाएंगे, उनको रेप करेंगे, उनको मारेंगे। इसलिए आज समय है, कल मोदी जी नहीं आएंगे बचाने। बहुत बड़ी हमारे पूर्वजों से भूल हुई, जिसका खामियाजा हम यहाँ भुगत रहे हैं। अगर उस समय मुसलमान भाइयों को वहां भेज दिया गया होता और हिंदू को यहाँ, तो आज ये नौबत ही नहीं आती। अगर सारा फोकस इसी पर रहेगा कि नफरती भाषण या हेट स्पीच की लाइन कहां खत्म होनी चाहिए, तब हेट स्पीच के लिए इससे बड़ी जीत नहीं हो सकती।
नफरती भाषण या विचार जहां से शुरू होता है वहीं पर अंतिम लाइन खींचने की जरूरत है। ऐसे विचार शुरू होने के बिंदु से ही समाज को जहरीला बनाने लगते हैं। अगर यह सवाल माइनॉरिटी की सुरक्षा का है तो मेजॉरिटी का भी है। माइनॉरिटी को निशाना बनाने के लिए मेजॉरिटी बहुसंख्यक के बेटों में नफरत भरी जा रही है ताकि उनके बेटे डॉक्टर बनने के बजाय दंगाई बन जाएं। सावधान रहिएगा। बीजेपी के प्रवक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई कर देने के बाद भी नाराजगी जाहिर करने वाले देशों की संख्या बढ़ती रही। सोमवार रात तक ऐसे देशों की संख्या 15 हो चुकी थी। कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, अफगानिस्तान, जॉर्डन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, इराक, मालदीव, लीबिया, तुर्की, सभी देशों ने अपने स्तर पर भारत से नाराजगी जाहिर की। कुछ ने भारतीय राजदूतों को बुलाकर नाराजगी का पत्र थमाया। क्या भारत ने इन देशों को अलग अलग फटकारा? नहीं फटकारा। इन देशों की नाराजगी के चंद घंटों के भीतर बीजेपी ने अपने 2 प्रवक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई कर दी और सरकार ने भी इनसे दूरी बना ली। अब आज छपी हेडलाइनों को ठीक से देखिए जो हिंदी अखबारों की हैं। बड़ा छपा है कि भारत ने पाकिस्तान को फटकार लगाई, लेकिन यह नहीं पूछा गया है कि हर देश ने अलग अलग वही बात कही है, तो केवल पाकिस्तान को फटकार क्यों पड़ी है, बाकियों को उनके नाम से क्यों नहीं पड़ी। अब आते हैं ओआईसी पर, जिसे भारत सरकार ने फटकारा। ओआईसी एक धर्म के आधार पर बना हुआ सांप्रदायिक संगठन भी है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ओआईसी के 57 सदस्य देश हैं। सारे सदस्यों ने तो बयान नहीं दिए, लेकिन जिन 15 देशों ने नाराजगी जाहिर की वे सभी इसके भी मेंबर हैं। भारत सरकार ने ओआईसी के बयान पर फटकार लगाई, तो क्या यह मान लिया जाए कि भारत सरकार ने सभी 15 देशों को जवाब दिया? क्या सरकार ने कतर को जवाब दिया कि हम सार्वजनिक माफी नहीं मांगेंगे? फिर बीजेपी ने एक्शन क्यों लिया? इसलिए ना ताकि भारत के राजदूत इन देशों को तुरंत बता सकें कि कार्रवाई में देरी नहीं हुई। अगर ओआईसी के बयान से भारत को सांप्रदायिकता की बू आती है तो फिर 15 अलग अलग देशों के इसी तरह के बयान से सांप्रदायिकता की बू क्यों नहीं आती है? ओआईसी एक विवादित संस्था रही है, लेकिन यह विवाद उसके मन से बाद में उठा। इसके सदस्य देशों ने पहले अलग अलग नाराजगी जाहिर शुरू कर दी। उन देशों के जवाब में और ओआईसी के दिए जवाब में काफी अंतर है। सोमवार को भारत का विदेश मंत्रालय 2 प्रेस रिलीज जारी करता है। एक में पाकिस्तान को अलग से फटकारा जाता है और एक में ओआईसी को। बाकी देशों को फटकार लगाने की जानकारी दोनों प्रेस रिलीज में नहीं है। आज संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतेरेस ने भी कह दिया कि हम यह बात मजबूती से कहना चाहते हैं कि सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। विपक्ष के नेता बीजेपी की प्रवक्ता की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। बीजेपी के 2 पूर्व प्रवक्ताओं नूपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल की गिरफ्तारी के लिए विपक्ष की आवाजें और तेज हो गई हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, जुर्म है जिसके सर पर अपनी बेलगाम बातों के ऐसे बदजुबान पीछे होने चाहिए सलाखों के। बीएसपी की अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट किया, देश में सभी धर्मों का सम्मान जरूरी है, किसी भी धर्म के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल उचित नहीं। इस मामले में बीजेपी को भी अपने लोगों पर सख्ती से शिकंजा कसना चाहिए। केवल उनको सस्पेंड करने या निकालने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उनको सख्त कानूनों के तहत जेल भेजना चाहिए। उत्तर प्रदेश के इन 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के अलावा केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने ट्वीट किया, ये कट्टरवादी ताकतों के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाने का समय है। केरल के लाखों लोग खाड़ी देशों में नौकरी करते हैं, जहां पैगंबर पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला गर्म है। लिहाजा केरल इस मामले में काफी सतर्कता बरत रहा है। इस विवाद के बाद सोशल मीडिया पर भी आरोपों प्रत्यारोपों का दौर तेज है। कुछ ट्विटर यूजर्स ने अंग्रेजी और अरबी सबटाइटल्स के साथ यति नरसिंहानंद के पुराने भड़काऊ भाषण डाल दिए। उन्होंने ये दलील दी कि वो बीजेपी के पाखंड को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। उधर बीजेपी के हजारों समर्थक अपनी ही पार्टी पर गुस्सा निकाल रहे हैं। उन्होंने #शेम ऑन बीजेपी को ट्रेंड करा दिया। वो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी नाजायज दबाव में झुक रही है। उधर मुंबई के करीब ठाणे पुलिस ने नूपुर शर्मा के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है और 22 जून को
पूछताछ के लिए तलब किया है। इधर धमकियों की शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने नूपुर शर्मा को एहतियातन सुरक्षा दे दी है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पिछले शुक्रवार को बीजेपी के इन दो पूर्व प्रवक्ताओं के बयानों के बाद हिंसा भड़क गई थी। अब वहीं के अलीगढ़ में पुलिस ने दक्षिणपंथी संगठन अखिल भारत हिंदू महासभा की पूजा शकुन पांडे के खिलाफ एफआईआर दायर की है। पूजा शकुन पांडे ने हाल में शुक्रवार की नमाज पर विवादित बयान दिया था। पूजा शकुन पांडे को बीते 2 साल में अलीगढ़ पुलिस ऐसे ही 2 मामलों में 2 बार गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन दोनों ही बार उन्हें जमानत मिल गई। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ आलोक पांडे की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। विपक्ष के नेता नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी लगता है निलंबन को ही सख्त कार्रवाई मान बैठी है। नुपुर शर्मा के समर्थकों को भी हेट स्पीच के सपोर्ट के रूप में देखा जाना चाहिए, जो मांग कर रहे हैं कि नुपुर शर्मा को फिर से बीजेपी में लिया जाए। नुपुर शर्मा के समर्थन में ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है। केवल नुपुर शर्मा के लिए 1,80,000 से अधिक ट्वीट किए गए हैं। नुपुर शर्मा के समर्थन में कई हैशटैग भी चल रहे हैं। नुपुर के समर्थन वाले कई ट्वीट में उन्हीं नफरती बातों को लिखा जा रहा है जिसके कारण नुपुर को बीजेपी से निलंबित किया गया है। नुपुर के सपोर्टर कतर के आगे झुक जाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने नुपुर शर्मा को एहतियातन सुरक्षा दे दी है। नुपुर और नवीन ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। पुलिस को जान से मारने की धमकी देने वालों के खिलाफ तुरंत एक्शन लेना चाहिए। साफ दिखता है कि नफरती बयान देने वालों के प्रति नरमी बरती जाती है। एक तरफ आरोप भर से किसी का घर बुलडोजर से ढहा दिया जाता है, उस पर तालियां बजती हैं, तो दूसरी तरफ जिनके बयान से भारत को शर्मिंदा होना पड़ा, उनके खिलाफ एफआईआर तक नहीं होती है। न सरकार एक्शन लेती है, न उस न्यूज चैनल पर फर्क पड़ता है जहां ऐसे कार्यक्रम होते हैं और इस तरह के वक्ता बुलाए जाते हैं। हेट स्पीच के मामले में कार्रवाई करनी होती तो कई हफ्तों से सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई की मांग को लेकर सुनवाई नहीं चल रही होती। हरिद्वार में 17 से 19 दिसंबर 2021 को धर्म संसद का आयोजन हुआ। यहां जिस तरह के नफरती भाषण दिए गए, उनमें और नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के बयान में खास अंतर नहीं है। मुसलमानों के खिलाफ खुलकर नरसंहार की बातें हुई। यहां भगवा रंग के कवर में संविधान की किताब लहराई गई। हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ ली गई। यहां स्वामी प्रबोधानंद ने भारत में म्यांमार की तरह क्लिंजिंग की बात कही, मतलब एक पूरी आबादी का सफाया कर देना। इनके साथ किसकी तस्वीर नहीं है आप देख सकते हैं। क्या इन नजदीकियों की वजह से ठोस कार्रवाई नहीं होती है? अन्नपूर्णा हिंदू महासभा की सचिव हैं। यहां वे एक समुदाय के 20 लाख लोगों को हथियार उठाकर मार देने की बात करती हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई तो दूर, अन्नपूर्णा को मीडिया अपने टीवी डिबेट में बुलाने लगता है। हम इनके भाषण का बहुत छोटा सा हिस्सा सुना रहे हैं बेहद सतर्कता के साथ। अगर हम 100 के सैनिक बन गए और इनके 20 लाख भी मार दिया हमने, तो हम विजयी हैं, हम जेल में जाने को तैयार हैं। ऐसा जज्बा जब लेकर के आओगे तभी सनातन को बचा पाओगे। अगर सरकार की मंशा ऐसे बयानों पर काबू पाने की होती तो तुरंत कार्रवाई होती। तब कोई क्यों नहीं बोला? क्या यह बयान नुपुर शर्मा के बयान से कम नफरती हैं? ऐसी सोच के लोगों को गोदी मीडिया डिबेट में कैसे बुला सकता है? इसे कुछ और नहीं, केवल हेट स्पीच कहते हैं। नफरती भाषण, समाज को दंगों की आग में झोंक देने वाला भाषण। साध्वी अन्नपूर्णा अलीगढ़ की रहने वाली हैं और पूजा शकुन पांडे के नाम से चर्चित हो चुकी हैं। जब इन्होंने 30 जनवरी 2019 के रोज ये काम किया, नकली पिस्तौल से गांधी की तस्वीर पर ठाए कर उनकी हत्या का अभ्यास कर रही हैं। बंदूक की आवाज के साथ गुब्बारा फटता है और गांधी जी की तस्वीर से खून बहता है। यही पूजा अब साध्वी अन्नपूर्णा बनकर हिंदू धर्म की रक्षक बन रही हैं। बच्चों से कॉपी किताब छोड़कर हथियार उठाने की बात कर रही हैं, उस गांधी जी को मारने के लिए जो जीवन भर खुद को हिंदू कहते रहे। इस सनातन धर्म की रक्षा को सैनिक ही बनना पड़ेगा। कॉपी किताबों को रख दो और हाथ में शस्त्र उठा लो। पूरा इकोसिस्टम है जिसमें कई लोग धर्म और राजनीति की आड़ में नफरती भाषण दिए जा रहे हैं और उन्हें समर्थन मिल रहा है। हरियाणा के पटौदी में एक समुदाय के खिलाफ महापंचायत बुलाई जाती है, हिंसक बातें की जाती हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर एक समुदाय के खिलाफ हिंसक नारे लगते हैं।
इन मामलों में गिरफ्तार लोगों को 3 दिनों के भीतर जमानत मिल जाती है। अब इस वीडियो को देखिए। मंच पर हिंदू युवा वाहिनी लिखा है, जिसकी स्थापना यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी। मंच के पोस्टर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और यूपी सरकार के तत्कालीन राज्य मंत्री राजेश्वर सिंह की भी तस्वीर है, जिन्हें हिंदू युवा वाहिनी का मंडल प्रभारी बताया गया है। इसमें 19 दिसंबर 2021 की सुबह दक्षिण दिल्ली के बनारसी दास चांदीवाला ऑडिटोरियम में यह सभा हुई, जिसमें सुदर्शन टीवी के प्रमुख संपादक सुरेश चौहानके ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ दिलाई। जब इस मामले में जांच हुई तब दिल्ली पुलिस ने कह दिया कि यहां कोई नफरती बातें नहीं कही गई। इस साल 22 अप्रैल की बात है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस AM खानविलकर की बेंच ने दिल्ली पुलिस की इस जांच पर नाराजगी जताई और यहां तक कह दिया कि हलफनामा लिखते समय पुलिस ने अपना दिमाग भी लगाया है या नहीं। तब दोबारा से इसे देखने के लिए कहा गया। 4 मई को दिल्ली पुलिस यू टर्न लेती है और FIR दर्ज करती है। इस मामले में 2 समुदायों के बीच शत्रुता फैलाने का मामला दर्ज होता है। हमारे पूर्वज हमको शक्ति दे, शक्ति दे। या तो कार्रवाई नहीं होती या जानबूझकर एक्शन में कई साल लगा दिए जाते हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रचार का एक नारा हुआ करता था कि देश नहीं झुकने दूंगा। सवाल है कि ये कौन लोग हैं जो देश से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं? जवाब है अपने लोग हैं, कोट अनकोट। इसके कई प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण मिल सकते हैं कि सभी एक ही विचारधारा के आसपास के हैं, जिनके आधार पर अपने लोग कहा जा सकता है। इसलिए 15 देशों के सामने शर्मिंदगी उठाने के बाद भी सरकार ने नुपुर शर्मा, नवीन कुमार जिंदल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की। नुपुर शर्मा के मामले में ही बीजेपी ने साफ कर दिया है, कार्रवाई का मतलब कानूनी कार्रवाई नहीं होती। क्या प्रधानमंत्री मानते हैं कि 15 देशों के सामने भारत का सर नहीं झुका? यह सवाल अक्षय कुमार भी उनसे पूछ सकते हैं। राजकोट में कुछ दिन पहले 28 मई को जो उन्होंने कहा था, क्या अब भी वे वही बात दोहराना चाहेंगे? ये आप ही के संस्कार हैं, इस मिट्टी के संस्कार हैं। पूज्य बापू और सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस पवित्र धरती के संस्कार हैं कि 8 साल में गलती से भी ऐसा कुछ नहीं होने दिया है, न ऐसा कुछ किया है जिसके कारण आपको या देश के किसी नागरिक को अपना सर झुकाना पड़े। प्रधानमंत्री बताएं कि नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल धर्म संसद में नफरती बातें बोलने वाले लोगों के संस्कार में किस हद तक सरदार पटेल हैं, किस हद तक गांधी हैं भी या नहीं? फिर प्रधानमंत्री इन लोगों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते, बयान क्यों नहीं देते? क्यों नहीं सरकार गोदी मीडिया पर लगाम लगा सकी, जिसके कारण इसी बार नहीं पहले भी कई बार भारत की बदनामी हुई है। 2020 में जब यहां का गोदी मीडिया तबलीग जमात को लेकर फर्जी प्रोपेगेंडा फैला रहा था, तब भी खाड़ी के देशों में लोगों ने नाराजगी जाहिर की थी और भारत में फैलाए जा रहे इस्लामोफोबिया की निंदा की थी। एक मामला और है, 2015 में नेपाल में भूकंप आया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नेपाल में सोशल मीडिया पर #GoHomeIndianMedia ट्रेंड होने लगा। नेपाल के हजारों लोग गोदी मीडिया के खिलाफ ट्वीट करने लगे। नेपाल के लोगों की शिकायत थी कि भारतीय मीडिया के कवरेज में अंधराष्ट्रवाद है, असंवेदनशीलता है, वगैरह वगैरह। भारतीय पत्रकारों के पूछे जाने वाले सवालों से भी नेपाल में लोग भड़के, लेकिन एक बड़ा कारण था भारत की मदद को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना, मदद के नाम पर अपने नेता का जय जयकार करते रहना। नेपाल के लोगों के कहने का यही मतलब था कि किसी को अच्छा नहीं लगेगा कि मदद देकर आप 10 गांवों में हल्ला करते रहें कि हमने 5 कुर्सियां भिजवाई हैं और 2 बोरी चीनी। नफरती भाषण से राजनीति पकती है, इसके खिलाफ कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसकी हांडी गोदी मीडिया के स्टूडियो की रसोई में हर शाम चढ़ाई जाती है। गोदी मीडिया पार्टी है, पार्टी। आप प्रवक्ता निकाल सकते हैं, पार्टी भंग नहीं कर सकते। इनका फिक्स पैटर्न रहा है, इसी के आधार पर एक अनुमान लगाने का रिस्क उठा रहा हूं। जल्दी ही सूत्रों के हवाले से एक नया खेल शुरू हो सकता है। भारत के खिलाफ साजिश के टूल किट का बवंडर खड़ा किया जा सकता है।
सूत्रों के हवाले से अजब गजब दावे किए जाएंगे और हिंदी अखबार और न्यूज चैनल अपुष्ट दावों को पक्की खबर के रूप में जन जन तक पहुंचा देंगे। फिर समर्थकों के गुस्से को शांत करने के लिए गिरफ्तारियां होंगी जिन्हें दूसरे खेमे का बताया जाएगा। काश ऐसा कभी ना हो। आपको दिशा रवि का मामला याद दिला रहा हूं। इसे टूल किट केस के नाम से जाना जाता है। आरोप लगाया गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम करने के लिए टूल किट जारी हुआ है। गोदी मीडिया लगाकर 22 साल की दिशा रवि को घेर लिया गया। पूरे देश के सामने उसे भारत का दुश्मन बना दिया जाता है कि दिशा भारत को बदनाम करना चाहती है। इसके लिए कोई टूल किट बनकर आया है। उस समय किसान आंदोलन चल रहा था। लाल किला हिंसा के बाद दिशा रवि गिरफ्तार कर ली जाती है। टूल किट का इतना बवाल मचाया जाता है कि मंत्री तक टूल किट का फर्जी भूत खड़ा करने वाला बयान देते हैं, लेकिन अदालत में सरकार एक भी सबूत पेश नहीं कर पाती है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने भी अदालत में माना कि दिशा रवि के खिलाफ कोई सीधा सबूत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ मौखिक दावे के अलावा मेरे संज्ञान में ऐसा कोई सबूत नहीं लाया गया जो इस दावे की पुष्टि करता हो कि आरोपी या उनके कथित साजिशकर्ताओं की शैतानी साजिश के बाद किसी भी भारतीय दूतावास में किसी तरह की कोई हिंसा हुई हो। टूल किट का प्रोपेगेंडा इस तरह से ध्वस्त हो गया। टूल किट के नाम पर सरकार के इतने बड़े वकील को अदालत में कहना पड़ता है कि कोई सबूत नहीं है। बिना सबूत के दिशा रवि गिरफ्तार कर ली जाती हैं और कई दिनों तक जेल में रहती हैं। दूसरी तरफ नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के बयानों के कारण भारत की दुनिया भर में नाक कट जाती है। इनके बयानों के सबूत हैं मगर कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। अगर टूल किट है तो यही है कि अपने लोगों के लिए सारा जहां हमारा, भले ही सारे जहां में हमारा सर झुक जाए। गोदी मीडिया का खेल तब भी आप देख रहे थे, अब भी आप देख रहे हैं, आगे भी देखते ही रहेंगे। इस बार गेहूं की खरीद रिकॉर्ड स्तर पर कम हुई है। रविशंजन इस सवाल की पड़ताल कर रहे हैं कि क्या इस कमी के कारण गरीबों को दिए जाने वाले राशन पर असर पड़ने वाला है। चंद्रशेखर जैसे तमाम गरीब परिवारों को अब गेहूं की जगह चावल दिया जा रहा है। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में लोग चावल कम खाते हैं, लेकिन अब इसी से काम चलाना पड़ेगा। गेहूं नहीं मिलेगा तो परेशानी होगी, क्योंकि अधिकांश लोग गेहूं खाते हैं। अच्छा। चावल तो कम इस्तेमाल में आता है। अच्छा। तो गेहूं मिलना जरूरी है। गेहूं मिलना जरूरी है। क्या लगता है आप लोगों को इस बार गेहूं नहीं मिलेगा अगले महीने से आप लोगों को? नहीं मिलेगा तो चलाना तो पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो खाने के लिए चाहिए। देश भर में 81 करोड़ गरीबों में बंटने वाले गेहूं की मात्रा को अब कम किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने 11 राज्यों के गेहूं आवंटन में कमी करके करीब 116 लाख टन गेहूं का स्टॉक बचा लिया है, ताकि बाजार में आटे का भाव स्थिर रखा जा सके। हमारे पास 273 लाख मीट्रिक टन का स्टॉक था लास्ट ईयर, कुल मिलाकर के ओपनिंग स्टॉक एंड और उसके बाद हमारा 433 का प्रोक्योरमेंट हुआ, तो 706 के करीब हमारा स्टॉक था। इस साल जो आपने बात कही, प्रोक्योरमेंट को कम देखते हुए हमने राइस और व्हीट के एलोकेशन के रेशियो में खाली चेंज किया है, और उन राज्यों में जहां पर राइस का एलोकेशन 0 है, व्हीट 100% है, उनको अभी भी 100% व्हीट मिलेगा। लेकिन जिन राज्यों में मिक्स है, जहां पर 60-40 था, तो वहां पर 40-60 कर दिया है। लेकिन क्या इस कदम से गेहूं का संकट टल जाएगा? इसकी जब हमने पड़ताल की तो पाया कि 10 साल में गेहूं की सरकारी खरीद 2016-17 में 229 लाख टन, 2020-21 में 389 लाख टन, 2021-22 में 433 लाख टन और 2022-23 यानी इस साल सबसे कम महज 187 लाख टन गेहूं की सरकारी खरीद हुई। इसका असर मई में देखने को मिला। आटे के दाम में 15% की बढ़ोतरी हुई है। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती अब बफर स्टॉक को बनाए रखने के साथ गेहूं की अव्यवस्थित ट्रेडिंग रोकने की भी है। ऐसे समय पर जब लोग
पूरी तरह से डिपेंडेंट है सरकार के द्वारा दिए गए राशन के ऊपर। प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन सही रहना चाहिए है, जिससे कि लोगों की फूड कंजम्पशन ठीक रहे। जिस तरीके के आंकड़े हम लगातार देख रहे हैं, चाहे वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स हो या तमाम जो स्टडीज आई हैं, वो दिखा रही हैं कि कितनी बुरी हालत है लोगों की। और ऐसे में इस तरीके के डिसरप्शंस जो हैं वो लोगों के फूड इनसिक्योरिटी को बहुत बढ़ा देते हैं। करीब 220 लाख टन गेहूं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए जरूरत होती है और करीब 260 लाख टन गेहूं सामान्य जो राशन प्रणाली है उसके लिए जमा है, जबकि सरकार के पास किसी भी तरीके से करीब 370 या 380 लाख टन गेहूं ही होना बकाया और इस साल में करीब। ऐसे में उसके पास यही विकल्प था कि वो जो राशन में और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त अनाज देती है उसमें गेहूं की मात्रा घटा दे और उसको चावल से उसको विकल्प के रूप में उसकी आपूर्ति करें। भारत में सबसे ज्यादा गेहूं पैदा करने वाले राज्यों में मसलन उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में भी गेहूं की खरीद बहुत ही कम हुई है। अकेले उत्तर प्रदेश में 31 मई को सरकारी खरीद बंद होने के बाद महज 2.98 लाख टन गेहूं की खरीद हुई, जबकि पिछले साल 56.21 लाख टन गेहूं खरीदा गया था। ये खबर करके हम आपको डरवाना नहीं चाहते हैं, लेकिन बदलते मौसम, रूस यूक्रेन युद्ध के चलते गरीबों के थाली की रोटी की समस्या को हल करने की दिशा में सरकार को गंभीर प्रयास करने पड़ेंगे, वरना कुछ कंपनियों ने किसानों से बड़ी तादाद में गेहूं खरीदा है जिसे वो अच्छे मुनाफे पर बेचना चाहती हैं। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। देश में सेना के सर्वोच्च पद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस की नियुक्ति के लिए सरकार ने अपने पैमानों में बड़ा फेरबदल किया है। रक्षा मंत्रालय ने जो नए दिशा निर्देश जारी किए हैं उनके बाद 62 साल की आयु तक का कोई सेवारत या रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल, एयर मार्शल और वाइस एडमिरल भी अब सीडीएस के पद के लिए पात्र हो जाएंगे। इससे सेना के तीनों अंगों के दूसरी सबसे ऊंची रैंक के अफसर भी अपने प्रमुखों से ऊपर सीडीएस के तौर पर नियुक्त किए जा सकेंगे। सरकार ने इसके लिए एयरफोर्स एक्ट, आर्मी एक्ट और नेवी एक्ट में बदलाव के 3 अलग अलग नोटिफिकेशन जारी किए हैं। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के पिछले साल 8 दिसंबर को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन के बाद से नए सीडीएस की नियुक्ति का इंतजार बना हुआ है। जम्मू कश्मीर से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कानाचक इलाके में सोमवार रात सीमा पार पाकिस्तान से आया एक ड्रोन देखा गया जो सीमा के भीतर 8 किलोमीटर तक अंदर आ गया। सुरक्षा बलों ने ड्रोन पर फायरिंग भी की, लेकिन वो टिफिन बॉक्स में 3 किलो आईडी और टाइमर गिराकर निकल गया। बाद में इन विस्फोटकों को डिफ्यूज किया गया। इससे पहले बीते हफ्ते भी सीमा पार से ड्रोन के जरिए स्टिकी बम भारतीय सीमा में गिराए गए थे। इस बीच बुधवार से गांदरबल के तुलमुला इलाके में खीर भवानी मंदिर का मेला शुरू हो रहा है। 2 साल बाद हो रहे इस मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर कड़े बंदोबस्त किए जा रहे हैं। ड्रोन से आईडी गिराए जाने के बाद अमरनाथ यात्रा के लिए हो रहे बंदोबस्तों का भी नए सिरे से जायजा लिया जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर छापे मारे हैं। ईडी का दावा है कि उसने छापों में 2 करोड़ 85 लाख रुपए कैश और 133 सोने के सिक्के और बिस्किट बरामद किए हैं। ये छापे सोमवार सुबह 7 बजे से रात 2 बजे तक चले। इस दौरान प्रकाश ज्वेलर्स के यहां से 2 करोड़ 23 लाख रुपए कैश, वैभव जैन के यहां से 41 लाख 50 हजार रुपए कैश और 133 सोने के बिस्किट और सिक्के बरामद किए गए, जबकि जीएस मथारू के यहां 20 लाख रुपए कैश बरामद किए जाने का दावा किया गया है। आम आदमी पार्टी इन छापों को मोदी सरकार की साजिश बता रही है। सत्येंद्र जैन को ईडी ने 30 मई को गिरफ्तार किया था और वो 9 जून तक ईडी की रिमांड में है। मशहूर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के गांव में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए राजनीतिक दलों के नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी मूसेवाला के परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे। सिद्धू मूसेवाला बीते विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर मानसा सीट से चुनाव लड़े थे और कांग्रेस में शामिल होने से पहले राहुल गांधी से मिले भी थे।
परिवार से मिलने के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि पंजाब की कानून व्यवस्था पूरी तरह भंग हो चुकी है। पंजाब में अमन और शांति बनाए रखना आप सरकार के बस की बात नहीं है। इस बीच पंजाब पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या से जुड़े 4 शूटरों की पहचान करने का दावा किया है और अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।